नमस्कार, राजस्थान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में सीतापुरा के जेसीसी में 9 दिसंबर से राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। इससे पहले राजस्थान में 2 बार निवेश समिट आयोजित की जा चुकी है, लेकिन यह पहला मौका होगा जब प्रदेश में होने जा रही किसी निवेश समिट में पहली बार प्रधानमंत्री शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राइजिंग राजस्थान निवेश समिट का उद्घाटन करने 9 दिसंबर को जयपुर पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री के जयपुर दौरे और समिट की सुरक्षा को लेकर जेसीसी परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। अंदर की पूरी व्यवस्था एसपीजी के हाथ में रहेगी। वहीं बाहरी सुरक्षा के लिए 11 आईपीएस अधिकारियों समेत करीब 4000 पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। जेसीसी में 9 दिसंबर से 3 दिवसीय राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन होगा। देश विदेश से कई मेहमान और उद्योगपति भी इस समिट में शामिल होंगे। समिट की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों ने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर सुरक्षा इंतजामों का अंतिम रूप दिया है। आयोजनों को लेकर शहर के प्रमुख इलाकों में सादा वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात किए जाएंगे। साथ ही होटल, गेस्ट हाउस, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में भी सघन जांच की जा रही है। हाई राइज भवनों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी निगरानी रखी जा रही है। राजधानी में आयोजित हो रहे राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। पुलिस मुख्यालय से मिले निर्देशों के बाद इलाके को छावनी में तब्दील कर हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। कमिश्नरेट से करीब 11 आईपीएस अधिकारी, 500 के करीब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एएसआई और 2800 के करीब हेड कांस्टेबल का डिप्लॉयमेंट किया जाएगा, जिनमें करीब 400 महिला कांस्टेबल है। ओवरऑल डिप्लॉयमेंट के अंदर ट्रैफिक की मैनेजमेंट के लिए भी 2 आईपीएस ऑफिसर रहेंगे और उनके साथ लगभग 1200 के करीब जवान रहेंगे, जो पूरे शहर में जहाँ जहाँ इवेंट्स होगी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। सर, प्रधानमंत्री भी आएंगे, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के किस तरह के विशेष? हाँ, वो भी वीआईपी जितने भी आएंगे और वीवीआईपी जितने भी आएंगे उनके लिए सभी स्तर पर सभी श्रेणी की जो सुरक्षा व्यवस्थाएं है वो बिल्कुल पुख्ता तरीके से की जा रही है। और एडवांस में ही शहर के जितने भी होटल्स है, धर्मशाला है, मुसाफिर खाने हैं, सराय है, जहाँ पर संदिग्ध व्यक्तियों की आने जाने की संभावनाएं बनी रहती है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है, वहाँ पर पिछले 5 दिन से सभी अधिकारी अपनी टीम्स को भेज के स्वयं एसएचओ राउंड लेकर के और सभी गतिविधियों के ऊपर बहुत पैनिक और गंभीर तरह से सावधानी पूर्वक नजर बनाए गए। तो ऊंची इमारतों में भी सर पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे? जी सर, समारोह के दौरान किसी प्रकार की अफवाह ना फैले, सोशल मीडिया पर किस प्रकार नजर रखी जाएगी? नहीं, समारोह के दौरान सभी तरह की व्यवस्थाएं की गई है। सोशल मीडिया के ऊपर भी पूरी नजर है और उसके लिए भी हमारी टीम्स काम कर रही है। उसके अलावा जो अभय कमांड कंट्रोल सेंटर है उसके द्वारा भी रेगुलर वॉच किया जा रहा है और उसके लिए नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए गए हैं, जो राउंड द क्लॉक 24 घंटे वॉच कर रहे हैं सभी घटनाओं। तो शहर में कोई प्रोग्राम होता है तो शहर जाम होता है, सर जाम ना लगे शहर में? नहीं, उसके लिए भी बहुत ही बेहतरीन व्यवस्थाएं होगी और ये भी ध्यान रखा जाएगा कि इवेंट के दौरान भी शहर में आम जन को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। यहाँ का जो यातायात व्यवस्थाएं वो सुगम रहे, उसके लिए भी ग्राउंड लेवल पे ऑफिसर्स ग्राउंड लेवल पे तैयारी करके और डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ कुलदीप सैनी जुड़ चुके हैं। कुलदीप, पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी इन्वेस्टमेंट समिट में प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था जो है राजस्थान में देखने को मिल रही है? देखिए, राजस्थान का एक मेगा इवेंट है जिसको लेकर राजस्थान सरकार पिछले 6-7 महीने से प्रयत्नरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस समिट था। इससे पहले भी कई इवेंट्स हुए हैं, वसुंधरा राजे सरकार के दौरान भी हुए हैं, पूर्ववर्ती गहलोत सरकार में हुए हैं, लेकिन इतने बड़े इवेंट्स में जब पूरे देश को इस तरीके से रिप्रेजेंटेट कर रहा है राजस्थान, इसे लेकर पहली बार प्रधानमंत्री किसी ऐसे कमर्शियल इवेंट से राजस्थान में आ रहे हैं जहां पर पूरे मेगा इवेंट को राजस्थान रिप्रेजेंट कर रहा है।
और यही वजह है कि इस बार सुरक्षा व्यवस्थाओं को पुख्ता करने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। राजस्थान में जो 9 तारीख को इवेंट होने वाला है, जिसमें प्रधानमंत्री आने वाला है, वहां पर 3 लेन की अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके अलावा पीएम का जो रूट रखा गया है वो एयरपोर्ट से सीधे जेईसीसी का है, जहां काफिला एयरपोर्ट से सीधे रवाना होकर जेईसीसी स्थान पर पहुंचे जहां पर ये इवेंट पूरा है। और जो जगह है एयरपोर्ट से लेकर जेईसीसी के उस दौरान प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। आधे घंटे का जो पीएम का काफिले का जो रास्ता रहेगा, इसको लेकर व्यवस्थाओं में किसी तरीके से कोई कोताही नहीं करना, इस काफिले में किसी तरह का विघ्न हो, इसे लेकर जो सीआरपी टीम है, केंद्रीय सुरक्षा बलों की अतिरिक्त एजेंसियां हैं जो दिल्ली से आ रही है, इन तमाम एजेंसियों को अलग जिम्मेदारी दी गई है। राजस्थान में एक बड़ा इवेंट इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि खुद देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ अन्य 20 से ज्यादा देशों से यहाँ पर। बिल्कुल कुलदीप, अभी आपने बताया कि केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी जो है वो भी वहां पहुंच रही है, तो वो कब से वहां पहुंच रही है और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था उनको लेकर है, क्योंकि ये बड़ा एजेंसी है, वहां पे पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इस हिसाब से जो राजस्थान की सरकार है वो किस तरह से तैयारियां कर रही है? देखिए, जब अमूमन जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो एनएसजी कमांडर्स के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों को जिम्मा सौंपा जाता है। आज शाम को ही जयपुर पुलिस के साथ जो केंद्रीय जांच एजेंसियां उनकी सुरक्षा प्रणालियों को लेकर बातचीत हुई है। और जो मौका है, जो जेईसीसी जहाँ पर इवेंट हो रहा है, उस समिट को लेकर वहां की सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर आज ही दिल्ली की जो टीमें आई है वो जांच पड़ताल कर रही है, किस तरीके से वाहनों की वहां पर चेकिंग हो रही है, किस तरीके से लोगों की एंट्रियां हो रही है। क्योंकि खास दिन है 9 तारीख, 3 दिन का इवेंट, लेकिन 9 तारीख प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसलिए लेकर जो व्यवस्थाओं को लेकर सुरक्षा बलों के साथ राजस्थान पुलिस का सहयोग उसमें रहेगा। तो इस दौरान आज से सुरक्षा प्रणालियां तमाम तैयार की, क्योंकि एयरपोर्ट से लेकर जेईसीसी के जो रूट है वहां पर कई होटल्स है, कई जो ऐसी कमर्शियल बिल्डिंग से जहाँ पर अक्सर लोगों की आवाजाही रहती है, उन पर पुलिस की तमाम निगरानियां, बस स्टैंड या रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, वहां पर पुलिस पिछले 5-6 दिनों से निगरानी कर रही है। कोई भी संदिग्ध गतिविधि, कोई भी संदिग्ध वाहन, तरीके की जो गतिविधियां हो रही है उसको रोकने के लिए पुलिस ने चप्पे चप्पे पर अपनी छावनी तब्दील कर दिया है। अब माना जा रहा है कि जब इवेंट हो रहा है, इतने बड़े स्केल पर जब राजस्थान में ये बड़ा इवेंट हो रहा है और देश के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, तो मुख्यमंत्री के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। जब अन्य देशों के डेलीगेट, बिल्कुल कुलदीप, मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि 3 दिवसीय ये कार्यक्रम हो रहा है। तो क्या प्रधानमंत्री 3 दिनों तक वहां रहने वाले या सिर्फ 9 तारीख को वो वहां पे शामिल होंगे? नहीं, प्रधानमंत्री का जो कार्यक्रम है मात्र 1 घंटा 15 मिनट का कार्यक्रम है। जो जयपुर पहुंचेंगे, जयपुर एयरपोर्ट से वो समिट में शामिल होंगे, उसके बाद ये सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। माना जा रहा है कि इस बीच अगर प्रधानमंत्री कुछ मंत्रियों के साथ चर्चा करनी है, मुख्यमंत्री के साथ उनको वार्ता करनी है, तो उनके प्रोग्राम में थोड़ा बदलाव हो सकता है। लेकिन जो कार्यक्रम जो डिसाइड किया गया जेईसीसी का, वो मात्र 1.5 घंटे के आसपास का है। उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे दिल्ली प्रस्थान करेंगे। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री वापस जयपुर पहुंच रहे हैं, जहां पर दादिया में ईआरसीसी की परियोजना को वो यहाँ से चालू करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का जो रूट है, वो जो टाइमिंग है, वो काफी स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि 3 दिन के इवेंट में लाखों लोगों की पहुंचने की संभावना है। और इस समय प्रधानमंत्री की सुरक्षा प्रणालियों को सुचारू रखना और सुरक्षा में किसी तरह की कोई गलती ना हो, इसको लेकर बहुत शॉर्ट टाइम रखा गया है, जिसमें प्रधानमंत्री शिरकत करके इस कार्यक्रम को उद्घाटन करेंगे। बिल्कुल कुलदीप, अगर बात की जाए, क्योंकि ये मेगा इवेंट है, बहुत बड़ा इवेंट है, प्रधानमंत्री मोदी पहुंच रहे हैं, तो इस लिहाजा से अगर देखा जाए तो कौन कौन सी बड़ी हस्तियां इस इवेंट में पहुंच सकती हैं? देखिए, प्रधानमंत्री के साथ साथ राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट वहां पर उनका स्वागत करने के लिए पहुंचेगी। इनके साथ साथ मुंबई, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, इन तमाम जो राजस्थान के आसपास के राज्य है, किसी विदेशी डेलीगेट्स के भी पहुंचने की खबर है? जी, जहां मैंने बात की थी, जो भाजपा शासित राज्य है, वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की कैबिनेट के लोग, और कैबिनेट में भी अमित शाह के भी पहुंचने की अभी संभावना जताई जा रही है। और इसके साथ साथ ही 20 से ज्यादा देश है, जिनमें से 4 देशों में तो खुद मुख्यमंत्री जाकर आ चुके, जापान, यूके और जो दक्षिण कोरिया, उत्तर कोरिया। वहां पर मुख्यमंत्री का जो दौरा हुआ है, उसके बाद डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डिप्टी सीएम प्रियंका बरवा
उन्होंने भी अलग अलग देशों का दौरा किया है। तो तकरीबन 10 से 12 देश ऐसे हैं जहां पर खुद वर्चुअल बात खुद पहुंच कर बिल्कुल कुलदीप, देखना ये होगा कि आखिर ये मेगा इवेंट कितना सक्सेसफुल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो राजस्थान में शामिल होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 दिसंबर को ये प्रोग्राम होगा जिसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। ये पहली बार किसी राज्य के लिए होगा कि देश के प्रधानमंत्री किसी राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में शामिल होंगे। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ERCP महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान के लिए वरदान साबित होगी। राजस्थान में पानी की बहुत कमी है, ऐसे में 16,000 बोरवेल लगाना बहुत बड़ा काम होगा। सिरोही और जोधपुर में ये काम शुरू हो गया है। ये योजना राजस्थान को नई राह दिखाएगी। विकसित राजस्थान और विकसित भारत के क्षेत्र में ये बहुत बड़ा कदम होगा। सीएम शर्मा ने आगे ये भी कहा कि कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान पर इस अभियान के जरिए मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार के 45,000 गांवों में ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने के लिए शाफ्ट का निर्माण किया जाएगा, जिससे वाटर कंजर्वेशन को भी बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय जी ने बताया कि एक ऐसी महत्वाकांक्षी योजना है और ये योजना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय CR पाटिल जी ने सूरत से प्रारंभ की है। और जो प्रवासी राजस्थानी, प्रवासी मध्य प्रदेश, प्रवासी बिहार के जो लोग थे उनको सबको साथ लेकर के ये बहुत बड़ा काम, और मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के लिए तो ये वरदान साबित होगा। 1,60,000 बोर लगाना और उनको वाटर रिचार्ज करके उनको नीचे तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा काम राजस्थान के अंदर होगा, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती है। निश्चित रूप से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, CR पाटिल जी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद के माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी और बिहार के इन तीनों स्टेटों को लेकर के, गुजरात में तो हो ही रहा है, लेकिन इन तीनों स्टेटों में बहुत बड़ा काम यह होने वाला है। और वो बताना चाहता हूं कि सिरोही और जोधपुर में यह काम हमारा प्रारंभ। रुक करते हैं अगली खबर की। जोधपुर में धर्म परिवर्तन विधेयक का समर्थन करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि यदि कोई धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसे जिला कलेक्टर को सूचित करना होगा। जिला कलेक्ट्रेट में कम से कम 1 महीने पहले उन्हें सूचित करना होगा। 1 महीने के अंदर दोनों पक्षों को आमने सामने पेश होना होगा और कानून के अनुसार आवश्यक कानूनी प्रक्रिया अपनानी होगी। धर्मांतरण बिल को लेकर शिक्षा मंत्री का यह बड़ा बयान सामने आया है। देखो, इस मामले में सरकार सख्त है और विधि सम्मत जो भी कठोर कार्रवाई होगी तो कठोर से कठोर कार्रवाई करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि ये बिल पर विचार मंत्रिमंडल में हुआ है और सैद्धांतिक स्वीकृति मंत्रिमंडल ने दे दी है। अब ये विधानसभा में डिस्कशन होगा, फिर वहां पारित के लिए प्रस्ताव रखा जाएगा और विधानसभा में जब पारित हो जाएगा उसके बाद लागू होगा। अभी तक की मेरी जानकारी के अनुसार, क्योंकि यूपी में जो है ये क्या था कि कोई भी धर्मांतर करेगा तो उसके 1 महीने पहले उसको जिला कलेक्टर को सूचित करना पड़ेगा और जिला कलेक्टर को सूचित करेगा 1 महीने के अंदर, तो फिर दोनों को उपस्थित भी होना पड़ेगा। राजस्थान सरकार के लिए उनके ही मंत्री किरोड़ी लाल मीणा परेशानी का सबब बनते दिख रहे हैं। किरोड़ी लाल मीणा और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रिश्तों को लेकर घमासान जो है वो शुरू हो चुका है। वहीं इसी कड़ी में दोनों के रिश्तों को लेकर हाल ही में उठाए गए सवालों ने राजस्थान की राजनीति में हलचल मचा दी है। माना जा रहा है कि किरोड़ी लाल मीणा ने जिन मुद्दों को उठाया उनसे सीएम भजनलाल शर्मा नाराज हैं। विशेष रूप से मीणा ने कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन मुद्दों को दूसरी तरह से हल किया गया।
इस पर ही किरोड़ी लाल मीणा ने सवाल उठाए हैं और सीएम उनसे क्यों नहीं मिलना चाहते। उधर मंत्री किरोड़ी लाल मीणा का हनुमान बेनीवाल ने भी साथ दिया है और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर किरोड़ी का समर्थन करते हुए कहा, सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने लिखा कि मंत्री किरोड़ी लाल के खिलाफ राज्य कार्यों में बाधा डालने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही। ये सब किसके कहने पर हो रहा है? अपनी ही सरकार पर किरोड़ी लाल मीणा जो है वो भड़के हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मीणा ने सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। मंजू शर्मा को पुलिस की हिरासत में बचाने का और रात में आधी रात पर उस युवती को उठाने के कारण आपको पता लग गया होगा कि उसकी दादी माँ दहशत में चली गई, जिसके कारण आज उसकी मौत हो गई। और उस मामले को लेकर मेरे खिलाफ ये प्रकरण दर्ज किया गया है महेश नगर थाने में। राजनीतिक मुद्दों को लेकर, जनता जनार्दन के हित के मुद्दों को लेकर मेरे खिलाफ 40 वर्ष से मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। उस श्रृंखला में ये मामला और जड़ गया और महज इसलिए कि एक युवती मंजू शर्मा और एक महिला अनीता गुजर, जिनको रात में कविता शर्मा उठाने गई थी, उनकी सूचना मुझे मिली। मैंने पुलिस कमिश्नर जयपुर को निवेदन किया, डीसीपी को कहा, क्योंकि वो महिला है, तेजस्विनी गौतम, कि ये कार्रवाई रात को मत करो, इनके खिलाफ कोई प्रकरण नहीं है। लेकिन वो रुकी नहीं तो मेरे को मौके पर जाना पड़ा। उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। तो फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कैबिनेट बैठक में देश के 85 नए केंद्रीय विद्यालय और 28 नए नवोदय विद्यालय खोलने को मंजूरी मिल चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया है, जिसमें 9 केंद्रीय विद्यालय राजस्थान में खुलेंगे। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय खोलने के लिए कैबिनेट ने 8,232 करोड़ के बजट को मंजूरी दी है। नए केंद्रीय विद्यालय को प्रदेश के 7 जिलों में शामिल किया गया है, जिसमें से राजसमंद और श्री गंगानगर में 2-2 केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी मिली है। इसके साथ ही जोधपुर के फलोदी, अलवर के राजगढ़ और दौसा के महवा में भी केंद्रीय विद्यालय खुलेंगे। इन सभी विद्यालयों में 8,640 विद्यार्थियों का नामांकन होगा। इसके साथ ही सभी विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालयों के रूप में नामांकित किया गया है। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा, ये अभूतपूर्व निर्णय शिक्षित भारत और विकसित भारत के संकल्प को मजबूती प्रदान करता है। रुक करते हैं अगली खबर की। बीकानेर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी का बड़ा बयान सामने आया है। वासुदेव देवनानी ने अजमेर में ख्वाजा शरीफ दरगाह को लेकर कहा कि फैसला कोर्ट को करना है, इस पर राजनीति जो है वो नहीं होनी चाहिए। कोर्ट दरगाह के लिए जो भी फैसला करेगा उसका पालन होगा। मामला अभी भी कोर्ट में है और कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पहले मंदिर तोड़े गए थे, इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। वहीं राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर भी उन्होंने अपना बड़ा बयान दिया है। राइजिंग राजस्थान समिट राजस्थान के इतिहास में अमिट छाप छोड़ेगा। देश और दुनिया से राजस्थान में निवेश आएगा और निवेश आने से राज्य में रोजगार के अवसर भी बढ़ने लगेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि पूरे विश्व भर से राजस्थानी प्रवासी राजधानी जयपुर आएंगे। मैं खुद राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर 4 देशों की यात्रा कर चुका हूं।
खबर नसीराबाद से है, जहां कृषि कार्य करते समय करंट की चपेट में आकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। इसको लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। ग्रामीणों ने घटनास्थल पर शव रख दिया और विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, साथ ही मुआवजे का भी मांग किया है। मौके पर पुलिस और नायब तहसीलदार ने मामले को शांत कराया। वहीं बता दें कि करंट की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई है। खबर फलौदी से है, जहां कागजों में फर्जी श्रमिक बताकर भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी है। पंचायत की साइट पर फोटो अपलोड किए गए हैं। एसीबी की जांच होने पर करोड़ों का घोटाला सामने आया है। इस मामले में पंचायत समिति की कई ग्राम पंचायतें हैं, जहां फर्जी मनरेगा मजदूर बताकर ग्राम पंचायत की साइट पर फोटो अपलोड किए गए हैं। कहीं कहीं पर फोटो से फोटो लेकर भी साइट पर अपलोड किए गए हैं, जबकि हकीकत में वहां कार्य हुआ ही नहीं है और ना ही फोटो में दिखने वाले मजदूरों ने वहां कभी भी काम किया है। साथ ही कार्यस्थल पर नियमानुसार 70 श्रमिकों के स्थान पर कहीं 150, कहीं 200 तो कहीं 300 से ज्यादा श्रमिकों की उपस्थिति भी अपलोड की गई है। ग्राम पंचायत का ये जो तरीका है भ्रष्टाचार का, वो सामने आया है, जब लैपटॉप और फोटो में फोटो लेकर मनरेगा श्रमिक दिखाकर भुगतान उठा लिया गया। इस भ्रष्टाचार में सरपंच, वीडियो सहित पंचायत समिति की पूरी टीम इस बंदरबाट में शामिल दिखे। अलवर शहर में पानी की समस्या चरम सीमा पर है। आज सुबह बस स्टैंड रोड पर वार्ड नंबर 19 की स्थानीय महिलाओं ने पानी की समस्याओं को लेकर जाम लगा दिया। वहीं स्थानीय महिला केला देवी ने बताया कि पिछले 1 महीने से हम पानी की समस्याओं से काफी परेशान हैं, लेकिन अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हम परेशान होकर अधिकारियों के पास जाते हैं तो वो पूरा आश्वासन देकर हमें वापस भेज देते, लेकिन इस पर अभी तक कोई काम नहीं किया गया है। बात करें यहाँ के जनप्रतिनिधि की तो अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव पानी को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन पानी नहीं ला पाए। बात करें वन मंत्री संजय शर्मा की तो वो कहते हैं कि हम पानी हमारी पहली प्राथमिकता है, हम अलवर को पानी देंगे, लेकिन दोनों मंत्री अलवर में नजर नहीं आते। स्थानीय महिलाओं ने इसको लेकर चक्का जाम भी किया। खबर नसीराबाद से है, जहां ग्रामीणों ने सुभाषगंज अनाज मंडी में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और किसानों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला। आपको बता दें, सरकार ने किसानों से खरीदा हुआ मूंग वापस कर दिया है और मूंग से भरे ट्रक किसानों को वापस कर दिए गए, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और सुभाषगंज अनाज मंडी में सरकार के खिलाफ धरने पर बैठ गए। वहीं किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने किसानों के साथ जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। राजगढ़ के गोठ गांव के पास रेलवे ट्रैक पर एक अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सीएचसी के मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं पुलिस ने पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। मृतक की पहचान राजगढ़ कस्बे के ख्वास जी का बाग निवासी बबलू सैनी के रूप में हुई है। पहचान के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। टोंक के समरावता में थप्पड़ कांड और उपद्रव मामले में 42 लोगों की जमानत अर्जी खारिज हो गई है। जिला एवं सेशन कोर्ट ने जमानत अर्जी जो है वो खारिज कर दी है। इस मामले में कोर्ट ने बहस के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। लोक अभियोजक राजेश गुर्जर ने कोर्ट में पैरवी करते हुए सरकार का पक्ष रखा था। वहीं पीड़ित पक्ष की ओर से सलीम सूरी ने कोर्ट में अपनी भी पैरवी रखी। पीड़ित पक्ष अब हाईकोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाएंगे। आपको बता दें कि टोंक जिले की देवली उन्यार विधानसभा उपचुनाव के दौरान ये बवाल हुआ था, जिसमें नरेश मीणा ने एसडीएम और एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ मारा था।
तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।